नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें, हमारा ये खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं कि 8 बजे की 8 बड़ी खबरें कौन सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। तो वही दूसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, जहां अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान बीजेपी की विजय संकल्प रैली में वो शामिल होंगे। तीसरी खबर बिहार में जाति जनगणना को लेकर है, जहां केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराने जा रही है। चौथी खबर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ दौरे का है, जहां आपको बता दें कि वो कई मकानों में जाकर देखेंगे जहां पर दरारें आई हैं। तो वहीं अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी है, जहां राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। छठी खबर दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी नेताओं के धरना प्रदर्शन को लेकर भी जो है तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों बीजेपी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और सातवीं खबर हरदोई से, जहां दिल्ली के कंझावला जैसी ही घटना सामने आई है और यहां पर भी एक युवक को घसीटा गया है। और आठवीं खबर खेल जगत से है, जहां आज राजकोट में भारत श्रीलंका को हराकर T20 पर कब्जा करेगी। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपको दिखा रही हैं और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आज डिजिटल इंडिया पुरस्कार का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार देंगी। स्टार्टअप और डिजिटल मंच को बढ़ावा देने का जो मकसद है वो रखा गया है। विजेताओं को डिजिटली दिया जाएगा इंडिया पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जो है प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगी। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को दिए जाते हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद न केवल सरकारी संस्थाओं को बल्कि स्टार्टअप और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में IT, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। DIA के 7वें संस्करण में नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल और सार्वजनिक डिजिटल मंच जैसी श्रेणियां शामिल हैं। तो आज द्रौपदी मुर्मू इन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगी। बेहद ही खास माना जा रहा है इस कार्यक्रम को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल तौर पर कौन कितना एक्टिव है, इसको देखते हुए ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी हो गई है। झारखंड में बीजेपी की विजय संकल्प रैली है। झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ भी जाएंगे अमित शाह। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चाईबासा से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और अमित शाह बीजेपी की विजय संकल्प रैली में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज पहले गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे झारखंड के चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और माता सर्वमंगला मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में भी अमित शाह शामिल होंगे। तो आज बैक टू बैक कार्यक्रम है अमित शाह के। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि 2024 में जहां लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके दौरे में वो जहां जहां पर जाएंगे उन जगहों के लिए भी बड़ी बात होगी कि क्या सौगात आज अमित शाह लेकर आए हैं उनके लिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारी जो बीजेपी है वो कर रही है और झारखंड में क्योंकि विधानसभा चुनाव होंगे, तो आज अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे, इसमें शिरकत करेंगे। तो अमित शाह आज जो है इस रैली में शामिल होंगे। झारखंड में बीजेपी की विजय संकल्प रैली निकाली जाएगी और इसमें अमित शाह शामिल होंगे। और बिहार में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण। जी हां,
आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। 2 चरणों में आधारित है ये सर्वेक्षण। पहले चरण की जनगणना आज से पटना से शुरू होगी, 21 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण का जो सर्वे है वो चलता रहेगा। पहले चरण में मकानों की गिनती और नंबरिंग होगी। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें जाति समेत कई जानकारी जुटाएगी सरकार। बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है और इसका काम आज से शुरू होगा। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में जातियों को गिना जाएगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है, लेकिन अब नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद बिहार अब सरकार अपने ही खर्च पर जातिगत जनगणना कराने जा रही है। बिहार सरकार इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो वहीं इस साल मई तक जातिगत जनगणना का काम पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस्ड सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटी आ रही थी, लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि बहुत जरूरी है जातिगत जनगणना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बिहार में रह रहे एक एक नागरिक आखिर कर क्या रहे हैं और उनका साधन क्या है रोजगार का। तो बिहार में जातिगत आधार पर जो है जनगणना होगी। इसके बारे में कुछ खास चीजें आपको बताते हैं कि आखिर कब से शुरू होगी जातिगत जनगणना और इसके साथ साथ ही कितने चरण में होगी ये जनगणना, ये भी आपको बता देते हैं। तो कब से शुरू होगी जातिगत जनगणना? देखिए, जातिगत जनगणना 2 चरणों में होगी और पहला चरण जो है वो 21 जनवरी तक चलेगा। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि 2 चरणों में होनी है जातिगत जनगणना इसीलिए। और दूसरा जो चरण है वो 1 अप्रैल तक चलेगा। 21 जनवरी के बाद शुरू होगा दूसरा चरण और फिर वो 1 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी। अब कैसे होगी ये गिनती, ये आपको बता देते हैं। पहले घरों की गिनती होगी, इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होगी। वीआईपी इलाकों से होगी। इसमें विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा कि आखिर कितने घर विधायक और सांसद के हैं। घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी इसमें नोट किए जाएंगे। तो कैसे होगी ये आपको बता रहे हैं। अब कैसे होगा इतना बड़ा काम?
नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि वो खर्च खुद ही करेंगे। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के आंकड़े जो है जुटाए जाएंगे। इसमें जिला स्तर पर जातिगत जनगणना का काम डीएम को सौंपा गया है कि आखिर कौन कहां से जो है इकट्ठा करके लेकर आएगा आंकड़े। आशा बहनों और आंगनबाड़ियों को भी इसमें लगा दिया गया है। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का जो जिम्मा है वो सामान्य लोगों को भी दिया है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के आंकड़े जो है वो जुटाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आखिर कैसे इस पूरे जनगणना का काम जो है वो किया जाएगा, इस पूरे सर्वे का काम जो है कैसे किया जाएगा, इसको समझा जा सकता है। लेकिन 2 चरणों में होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि 2 चरणों में होंगे जो ये पूरा सर्वे है वो, जो कि शुरू होगा 7 जनवरी से। तो आज जोशीमठ जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। 600 परिवारों के लिए एक बड़ा आदेश दिया गया है कि इनके लिए भी एक सुरक्षित केंद्र बनाया जाए। डेंजर जोन को खाली कराने को कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्थानीय लोगों और अधिकारियों से जोशीमठ की परिस्थिति की जानकारी भी लेंगे। सीएम धामी का हेलीकॉप्टर दोपहर लगभग 12:40 पर जोशीमठ आर्मी के हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से वो आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे और सभी वार्डों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और प्रभावित परिवारों से भेंट वार्ता भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम प्रशासन की अन्य तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट हो गया है। जोशीमठ में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने हर किसी को चिंता में डाल दिया है कि क्या जोशीमठ में कोई बड़ी आपदा आने को है, और इसको लेकर हाई लेवल की मीटिंग पुष्कर सिंह धामी ने कल ही की है। इस मीटिंग के साथ ही उन्होंने कह दिया कि जितने भी राहत बचाव केंद्र हैं वो एक्टिव हो जाए, वो सतर्क हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, और जितने भी परिवार हैं जो अभी वहां पर रह रहे हैं, जिनके घरों में दरार आ गए हैं और जहां से पानी निकल रहा है, उनके लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। जोशीमठ में अभी फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। जोशीमठ में भू धसाव से दहशत का माहौल है। जोशीमठ में कुल 500 से भी ज्यादा परिवार हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 और टीमें लगा दी गई हैं। पलायन कर रहे परिवारों को अस्थायी शरण या हर महीने एक सुरक्षा जो है वो दी जाने की बात सामने आ रही है। लगातार धरती के धंसने की बात सामने आ रही है। हेलंग बाईपास और एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल के पास भी यही हाल है। ये रोक अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी कि अभी वहां पर कोई नहीं जाएगा। जोशीमठ में कुल परिवारों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो परिवार दहशत में है, उनके लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है ताकि उनको भविष्य में किसी तरह की कोई भी समस्या न हो पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। आज से राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पश्चिमी राजस्थान स्टडी विजिट डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में चेयरपर्सन है और राहुल जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर बॉर्डर एरिया का दौरा करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान का दौरा करेंगे राहुल गांधी। सियासी तौर पर राहुल गांधी का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सीएम गहलोत समेत कांग्रेस नेताओं से सियासी चर्चा भी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेतृत्व में निकाली जा रही ये भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2022 में राजस्थान आई थी और अब राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरपर्सन राहुल गांधी राजस्थान की प्रस्तावित 4 दिवसीय स्टडी विजिट पर रहेंगे। इस दौरान वो 10 जनवरी तक भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें Z+ सिक्योरिटी और CRPF कवर दिया जाएगा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के तहत वो आज जोधपुर, कल पोखरण और 9-10 जनवरी को जैसलमेर की यात्रा पर रहेंगे। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत खास माना जा रहा है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ ये स्टडी यात्रा, जिसमें कि राहुल गांधी जो है जानकारी लेंगे कि कहां पर कैसे हालात हैं, खास तौर पर बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह की स्थितियां बनी हुई है और उन्हें Z+ की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तो राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी आज पश्चिमी राजस्थान स्टडी का दौरा भी करेंगे, विजिट करेंगे। वहां पर डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में चेयरपर्सन है राहुल गांधी और इसी के मद्देनजर वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और
अगली खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी नेता आज धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से एमसीडी में मेयर चुनाव में हंगामा देखा गया था, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजघाट पर धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव में हुए हंगामे के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। शुक्रवार को हंगामे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आमने सामने आ गए। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी पार्षदों पर हुए हमले के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पर आज धरना देंगे। इस धरने में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि एमसीडी मेयर के चुनाव में शुक्रवार को हंगामे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने तो आम आदमी पार्टी पर साजिश तक का आरोप लगा दिया है, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। और आज बीजेपी धरना देगी और मांग करेगी कि इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है उस पर एक्शन लिया जाए। तो एमसीडी मेयर चुनाव में हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं जब कार्रवाई शुरू हुई और माननीय सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि चिंता में हर कोई था और आरोप और प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए। तो यूपी के हरदोई में दिल्ली जैसी घटना सामने आई है। कार सवार ने छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा है। हालत अभी गंभीर है छात्र की, अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कार सवार को भीड़ ने जमकर पीटा। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के कंझावला केस को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि यूपी के हरदोई में एक और हादसा हो गया। हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे के पास शाम को एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्र कार में फंसकर काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। घटना के बाद छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना से नाराज लोगों ने कार पलट दी और कार चालक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हरदोई में भी दिल्ली जैसा मामला सामने आया है और यहां पर एक छात्र को 1 किलोमीटर तक कार ने घसीटा है। हालांकि जो मौजूद लोग थे, वहां पर जो स्थानीय लोग थे, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर तोड़फोड़ भी की है कार में और जो कार चालक है उसको भी बुरी तरीके से पीटा है। हालांकि फिर पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो छात्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि एक कार पीछे एक छात्र है, कैसे एक छात्र घसीटता हुआ पूरे रास्ते में गया है। 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और रुक करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में 8वीं खबर की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा दिन है। आज तीसरा मुकाबला है, राजकोट में खेला जाएगा। इसके साथ ही भारत ने मुंबई में खेले गए पहले T20 मैच को अपने नाम किया था, तो वहीं पुणे में श्रीलंका ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज को 1-1 के बराबर कर दिया है, जिसके बाद आज राजकोट में जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया अब तक एक भी सीरीज नहीं हारी है, तो वहीं भारतीय टीम भी श्रीलंका के खिलाफ अपने घरेलू मैदान में एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। तो अब देखना होगा कि आज कितना खास दिन होगा भारत के लिए। और भारत, क्योंकि आज राजकोट में खेला जाना है ये मैच, तो देखना होगा कि आखिर कौन बाजी मारता है, कौन मैन ऑफ द मैच बनता है। और साथ ही क्योंकि अभी 1-1 की बराबरी पर है दोनों ही, भारत वर्सेस श्रीलंका का आज मैच होना है और आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन कौन बाजी मारेगा इसका इंतजार है। आठ बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बात करेंगे कुछ और खबरों की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सरकार का एक और प्रहार। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। पीपुल्स एंटी फास्टिक फ्रंट पर MHA ने बैन लगा दिया है। अरबाज अहमद मीर आतंकी घोषित किया गया है। अरबाज मीर लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है। PAFF ने राजौरी ने सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो अरबाज अहमद मीर को आतंकी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय खास तौर पर जो भी चीजें घाटी में हो रही हैं,
अपनी नजर बनाए हुए हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्टनेस जारी कर दिया गया है और अब अरबाज अहमद मीर को भी आतंकी घोषित कर दिया गया है। बता दें कि ये व्यक्ति जो है वो लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, जो कि सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। पीपुल्स एंटी फास्टिस्ट को अभी बैन कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा भी की जा रही है। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में दूसरी चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने दाखिल की है दूसरी चार्जशीट। 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। विजयनगर, शरद रेड्डी, विनय बाबू आरोपी हैं। 7 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछले महीने दायर हुई थी पहली चार्जशीट और अब जो 7 कंपनियां हैं उनके खिलाफ ये चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।